जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारत यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। इनमें से आपको चयन करना है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं। ठीक है, आज से यहां पर आपको चयन करना है। ठीक है, हाँ, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। हरिओम जी, यहां पर आपको चयन करना है और बिल्कुल 1000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज होगी और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रविड़ परिवार, है ना। जो सी नंबर है, सा नंबर है, वो आपका बिल्कुल सही है, द्रविड़ परिवार। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो भाषाएं हैं ये भाषा परिवार से संबंधित हैं, तो वो द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं। यानी कि आपका सी नंबर जो आपने चयन किया वो बिल्कुल सही है। इस 1000 प्रश्नों की दोस्तों प्रश्नोत्तर टेस्ट सीरीज में इसमें आपको वीडियो एक भी नहीं छोड़ना है ना। भाषा का मूल रूप कौन सा है, भाषा का मूल रूप बताना है। लिखित है, मौखिक है, या फिर मानक रूप है, या साहित्यिक रूप है। भाषा का मूल रूप कौन सा है ये आपको चयन करना है। भाषा का मूल रूप बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न क्रमांक 3 का भाषा का मूल रूप कौन सा है? पैड मेंबर का कल टेस्ट है द्विवेदी युग का। पैड नंबर बैच नंबर 1 के सभी स्टूडेंट का कल टेस्ट है द्विवेदी युग का, है ना। और बैच नंबर 2 यानी कि न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 5 तारीख से। भाषा का मूल रूप कौन सा है? तब सभी लोगों को पता है कि सर भाषा का जो मूल रूप होता है वो होता है मौखिक। मौखिक यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, मौखिक रूप है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी नंबर सही होगा, मूल रूप होता है मौखिक। ठीक है, बच्चा पहले बोलता है और फिर लिखना सीखता है, तो मूल रूप क्या है? मौखिक है, मौखिक। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपको बताना है। किस शताब्दी में हुआ? खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में माना जाता है? 18वीं, 17वीं, 19वीं या फिर 16वीं? 4 नंबर का आंसर है दोस्तों। ये जो प्रश्नोत्तर टेस्ट सीरीज आपकी जो चल रही है ये दोस्तों आज से प्रारंभ है और कंटिन्यू आपकी चलेगी 1000 प्रश्नों की। इसलिए किसी को ये टेस्ट सीरीज आपको मिस नहीं करना है। रोज रात्रि 9 बजे खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तब आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है 19वीं शताब्दी। 19वीं यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 19वीं शताब्दी। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा निशा जी, राजकुमार जी। 19वीं शताब्दी आपका बिल्कुल सही होगा। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? प्रश्न क्रमांक 5 सभी को बताना। हिंदी पाठशाला हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई? गलत नहीं करना, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन सही बताता है। हरिशंकर जोशी जी, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1953
या 14 सितंबर 1950? तो बिल्कुल सही आंसर आया सभी लोगों ने 14 सितंबर 1949, यानी कि आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही है। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बिल्कुल सरल क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 6, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किस पत्रिका के माध्यम से? चांद पत्रिका, सुधा पत्रिका, सरस्वती पत्रिका या फिर प्रताप पत्रिका? किस पत्रिका के माध्यम से? और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? आपका उत्तर होगा सरस्वती पत्रिका, यानी कि आपका सी नंबर सरस्वती पत्रिका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? द्रविड़ हिंदी, दक्कनी हिंदी, दक्कनी उर्दू या फिर परिनिष्ठित हिंदी? तो किस रूप में हुई उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी? दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? ये आपको चयन करना है। 7 का आंसर बिल्कुल सरल बताना है। हाँ बिल्कुल सही। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? उत्तर बताएंगे सभी लोग। अभिलाषा जी, उत्तर हो जाएगा किस रूप में? दक्कनी हिंदी, यानी कि 7 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, बी यानी कि दक्कनी हिंदी। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो दक्कनी हिंदी के रूप में विकसित हुई और आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 7 में 8 का आंसर आपकी स्क्रीन पर है। 8वां प्रश्न, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? किस भाषा को मान्यता मिली? जल्दी से चयन करो। प्रश्न क्रमांक 8 और उत्तर भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली थी? और 8 का आपका उत्तर हो जाएगा फारसी भाषा को। किस भाषा को? फारसी, यानी आपका उत्तर सी नंबर जो आपने टिक किया है वो बिल्कुल सही है। सी नंबर, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में भाषा को मान्यता मिली थी तो वो भाषा है फारसी। बिल्कुल सही, फारसी आपका सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? प्रश्न क्रमांक 9, संघ के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? एक क्वेश्चन है आपका और उत्तर आपको चयन करना है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 342? बिल्कुल सरल आंसर आपका क्या हो जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 343, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट आपको बताना है, ब्रजभाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं थी? किस काल की काव्य भाषाएं थी? प्राचीन काल की, मध्यकाल की, आधुनिक काल की या फिर वैदिक काल की? ब्रजभाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं थीं? ब्रजभाषा और अवधि, आपने देखा होगा कि ब्रजभाषा में कृष्ण काव्य लिखा गया, अवधि भाषा में आपने देखा होगा सूफी काव्य लिखा गया और रामचरितमानस की रचना भी किस भाषा में हुई? अवधि में हुई थी। तो यहां पर 10 का आंसर आपको चयन करने के लिए बोला और उत्तर हो जाएगा आपका मध्यकाल, है ना? मध्यकाल यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। रीतिकाल, भक्ति काल में काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही ब्रजभाषा, है ना? तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? प्रश्न क्रमांक 11 और 11 में आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा 11 का? 3, 4, 5 या फिर 8 हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? प्रश्न क्रमांक 11 में आपने चयन कर लिया है
कि सर हिंदी की बोलियों को रखा जाता है कितने वर्गों में? प्रमोद जी, रेणु, राजेश कुमार जी, कुसुम सैनी जी, उत्तर हो जाएगा आपका 5 वर्गों में। कितने वर्गों में? 5, यानी कि सी नंबर टिक किया है आपने, सी नंबर, और उत्तर भी हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही है। हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में विभक्त किया गया। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? प्रश्न क्रमांक 12, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? यानी कि 12 का उत्तर चयन करेंगे तो बुंदेली और कन्नौजी आपको पता है, मैंने ट्रिक भी आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर दी है कि कानों की खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, है ना। तो बुंदेली और कन्नौजी ये मानी जाती है दोस्तों पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी यानी कि उत्तर भी हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, बी आपने चयन कर लिया तो उत्तर आपका सही है। फिर बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से, हिंदी से, अपभ्रंश से या फिर पाली प्राकृत से? ये प्रश्न क्रमांक 13 है, उत्तर भी आपके लिए बताना है ना। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है वो संस्कृत से नहीं हुआ, हिंदी से नहीं हुआ, हिंदी से भी नहीं हुआ, है ना, पाली प्राकृत से भी नहीं हुआ। उत्तर होगा आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हुआ है। अपन पढ़ते ना सौर से, यानी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, है ना, इन्हीं से हिंदी की आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। यानी उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना, सी नंबर सभी ने करेक्ट बताया। भोजपुरी मूलतः है किस प्रदेश की बोली है? भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो आपने 14 का आंसर चयन किया। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? और राइट आंसर हो जाएगा, बोले सर भोजपुरी की अगर बात कर रहे हो तो ये भोजपुरी तो बिहार की है। कहां की है? बिहार की, बिल्कुल सही। भोजपुरी मूलतः बिहार की बोली मानी जाती है। और बी आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर टिक किया है तो सही है। लाइक जरूर कर देना। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी से, ब्रज भाषा से, अवधी या फिर बांगरू से? ये बताना प्रश्न क्रमांक 15 में। जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर लें, है ना। 5 तारीख से आपका न्यू बैच हिंदी साहित्य का स्टार्ट होने वाला है। आप न्यू बैच में जुड़ करके अपना अध्ययन बिल्कुल प्रारंभ से, शुरुआत से कर सकते हो। ठीक है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो 15 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी से। यानी कि 1 नंबर आपका खड़ी बोली जो हिंदी है वो 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य आपको बताना है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तो कौन सा अशुद्ध तथ्य है? भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? तो आपको 16 का आंसर बताना है। और एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है मकर संक्रांति 14 तारीख को। फ्री बिल्कुल फ्री प्रतियोगिता होगी जिसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में, है ना। जिसमें टॉप 3 विनर्स को हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज दोस्तों इनाम में दी जाएगी, उपहार स्वरूप दी जाएगी। और भाषा के संदर्भ में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। यानी उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर वी नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है। भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, ये भाषा के संबंध में ये अशुद्ध तथ्य माना जाता है
है ना, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 17, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? भावमूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्र लिपि या फिर प्रतीकात्मक लिपि। यानी कि 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी मानी जाती है? पहली लिपि कौन सी मानी जाती है, ये आपको बताना है ना। उत्तर लिखना है आपको और अंगूठा दबा देना है। लाइक सभी को कर देना है। एक बार मेरे प्यारे दोस्तों लाइक कर दो। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो 17 का आंसर हो जाएगा चित्रलिपि। कौन सी है? चित्रलिपि, बिल्कुल सही है अर्शदीप जी। चित्रलिपि ये लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि मानी जाती है। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही होता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? 18 का आंसर, सरल क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि किसी के क्वेश्चन अभी तक गलत हुए होंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 18 में। उत्तर क्या हो जाएगा? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? 18 में आंसर बताना है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल चयन करो और उत्तर जो हो जाएगा आपका 18 का वो हो जाएगा मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा विद्यापति, है ना। विद्यापति यानी कि ए नंबर आपका, ए नंबर विद्यापति वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, विद्यापति वाला। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर मैथिली? चयन करेंगे सभी लोग। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? और 19 का आंसर आपका, हाँ है ना। ऐसा बोलते ना कि ब्रज भाषा को हम जानते हैं काव्य भाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में जानते हैं, है ना। और आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा सही है। ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियों हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की हैं? ब्रज भाषा, खड़ी, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। बुंदेली और कन्नौजी ये हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की मानी जाती हैं? ये तो आपको पता ही है। कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरि के पास। तो ब्रज भाषा हो, खड़ी बोली हो, हरियाणवी हो, बुंदेली या फिर कन्नौजी हो, ये सभी बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, है ना। पश्चिमी हिंदी यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर वी। वी जिन्होंने चयन किया उनका आंसर बिल्कुल सही, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आपको बताना है, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? फारसी, अंग्रेजी, चीनी या फिर जापानी? यानी कि 21 का आंसर आपको चयन करना है। मुगल काल में पूछा गया कि मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? 21 यानी कि 21 का उत्तर बिल्कुल सही आंसर। 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, 5 सेकंड में आपके उत्तर को चयन आपका करना है। और मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली जो भाषा थी दोस्तों, वो भाषा थी कौन सी? फारसी भाषा। कौन सी भाषा थी? फारसी। और ए नंबर आपका फारसी बिल्कुल सही चयन किया आपने। अगला क्वेश्चन यशरत्ती जी, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी उर्दू लिपि की भांति? तो ये 4 विकल्प हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, चित्र या फिर सूत्र लिपि। 5 सेकंड में उत्तर का चयन करें और कमेंट में लिख दें, है ना। इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? और 22 का आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कौन सी लिपि? कौन सी लिपि हो जाएगी 22 का आंसर? आंसर बताया सुनील शर्मा जी ने। अंश जी ने बताया सर खरोष्टी लिपि। खरोष्टी यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। उर्दू लिपि की भांति ये लिखी जाती थी दोस्तों, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। कौन सी? खरोष्टी लिपि, है ना। तो आपका उत्तर हो जाता है विकल्प नंबर वी। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है?
देवनागरी लिपि में बताना है। हिंदी की लिपि मानी जाती है देवनागरी, और देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 23 और 23 में जब चयन करने के लिए आपके लिए बोला गया है तो आपको लगाना है। बोले सर तमिल को काट दो, बंगला को काट दो, पंजाबी को काट दो, है ना। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी। कौन सी लिखी जाती है? मराठी। और आपका डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जो आप बिल्कुल राइट आंसर बताया, मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? पंकज जी, देवकी जी, उत्तर 24 का आपको चयन करना है। और अंगूठा जरूर चलाते जाइए, रेखा जी, रमा जी, है ना, मनीष जी। मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? और अपन पढ़ते हैं दोस्तों मेवाती, ये मेवाती उत्तरी राजस्थानी कहलाती है ना। जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी ये राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। और दोस्तों 24 का आंसर जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि मेवाती और हाड़ौती ये राजस्थानी हिंदी की मानी जाती हैं, यानी कि उत्तर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर करेक्ट। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? यानी कि 25 में हमें चयन करना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, उत्तर 5 सेकंड में आपको चयन करना है और उत्तर आपका सही हो जाएगा। ममता जी, प्रीति जी, कुशल परिवर्तन जी, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? तो बोले सर 25 में अगर उत्तर ही बताना है तो उत्तर लगा दो ए नंबर में। मैंने कहा बिल्कुल सही है, ए में लगा दिया। ब्राह्मी लिपि, ये ब्राह्मी लिपि है ना, याद रख लेना, ये सबकी क्या है? अम्मा है। ब्राह्मी लिपि ये क्या है? सबकी अम्मा है, अम्मा, है ना। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से हिंदी तरभाषी राज्य कौन सा है? हिंदी तर यानी कि जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। कहां पर नहीं बोली जाती हिंदी कहां पर नहीं बोली जाती? 26 का आंसर। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है ना। और दोस्तों बिहार में हिंदी बोली जाती है। तो कहां नहीं बोली जाती? बोले सर महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान के अनुच्छेद 343 2 के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था दोस्तों ये कब तक के लिए की गई थी? है ना। सबसे पहले आपको बताना है कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था ये कब तक के लिए की गई थी? 27 का आंसर। 27 में आपको बताना है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि इसे 15 सालों तक रखा गया था अंग्रेजी के लिए, है ना। तो एक की गई थी दोस्तों अनुच्छेद 343 2 के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक जारी की गई थी? तो वो उत्तर है 25 जनवरी 1964 तक इसको रखा गया था, है ना। 25 जनवरी 1964 तक के लिए अंग्रेजी भाषा को सरकार के कार्यों में दोस्तों प्रयोग होने के लिए इसे रखा गया था। और उत्तर आपका है बी नंबर। ठीक है, बी नंबर 25 जनवरी 1964 बताना है हमें। रेखा तिवारी जी, है ना। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 28 का आंसर। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? ब्रज भाषा के अर्थ में, खड़ी बोली के अर्थ में, है ना, मानक भाषा के अर्थ में या फिर जन भाषा के अर्थ में? हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? यानी कि 28 का उत्तर बताना है। तो आपको पता है किस भाषा के अर्थ में
किस भाषा के अर्थ में, तो उत्तर हो जाएगा मानक भाषा के अर्थ में। मानक भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा और परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था, और उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि मानक भाषा। ठीक है, मानक भाषा आपने बिल्कुल सही चयन किया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पंक्तियां बताना है कि जामे रस कछु होते हैं पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए। ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति बताना है, इस पंक्ति को चयन करना है 29 में, है ना, कि जामे रस कछु होते हैं पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए, यानी कि 29। और ये भाषा ये कहा था, एक पंक्ति जो है ये किसकी है, ये बताना है। अर्चना सिंह जी, राजेश जी, अनिकेत जी, उत्तर हो जाएगा कि जामे रस कछु होते हैं पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए। ये भारतेंदु जी की ये पंक्तियां मानी जाती हैं, और उत्तर आपने 29 का लगा दिया है। बोले सर आ नंबर में टिक लगा दो, तो उत्तर आपका चला जाता है कहां पर, भारतेंदु जी की ओर। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूनम जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल से दोस्तों आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। न्यू बैच हिंदी साहित्य को बिल्कुल शुरुआत से जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो न्यू बैच में कोर्स परचेस करके न्यू बैच में जुड़ सकते हैं, है ना। तो जिनको भी एक कोर्स हिंदी साहित्य का पढ़ना है, शुरुआत से अध्ययन करना है, वो न्यू बैच में जुड़ सकते हैं। 5 तारीख से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खड़ी बोली गद्य के विकास में बताना है, तो यहां पर 30 का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपने पढ़ा है कि लल्लूलाल सदल मिश्र, है ना, उत्तर क्या हो जाएगा, ये इन्होंने सदल मिश्र जी ने खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, सदल मिश्र साहब ने, सदल मिश्र ने, है ना, इनको याद रख लेना है, सदल मिश्र, है ना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया, तो बताना है। अपन ने पढ़ा है ना दोस्तों कि बोले अष्टाध्याय पढ़ना है, अष्टाध्याय पढ़नी है, तो दोस्तों पढ़नी से क्या बनेगा, पाणिनि, तो अष्टाध्याय पढ़नी है यानी कि पाणिनि, और उत्तर हो जाएगा आपका क्या, अष्टाध्यायी, यानी कि ये नंबर, ये पाणिनि का ग्रंथ है। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया, तो वो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो सबको पता है लगभग पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है। 32 का आंसर, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है। प्राकृत का, अपभ्रंश का, पाली का, या फिर लौकिक संस्कृत का। सभी लोग लाइक जरूर कर देना और ऐप डाउनलोड कर लें आज ही। सेल्फ स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर में सर्च करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करते तो यहां पर आपका कोई घाटा नहीं होने वाला। यहां पर जो कुछ भी मिलेगा आपके लिए लाभदायक होगा दोस्तों, है ना। तो आप लोग जरूर डाउनलोड करें। और 14 तारीख मकर संक्रांति के अवसर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आप लोगों के लिए प्रोत्साहन के लिए भी, आप लोगों के लिए दोस्तों, है ना, ज्ञान के लिए भी, आप लोगों के अध्ययन के लिए भी इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना जाता है, और 32 में आपका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश याद रख लेना, ठीक है। अपभ्रंश यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर पूजा जी बिल्कुल सही है। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। हेम इंग्लिश जी, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। स्वर सैनी, है ना, मागधी, अर्धमागधी, या फिर पैसाची, जल्दी से बताना है। राम मूरत जी, यसरत्ती जी, सभी लोग बताएंगे पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। अर्षदीप जी, 33 का आंसर किससे हुआ है। स्वर सैनी से, मागधी से, अर्धमागधी से, या फिर दोस्तों पैसाची से। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तब आपका उत्तर हो जाएगा स्वर सैनी अपभ्रंश। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर जिन्होंने टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है साथियों, स्वर सैनी, है ना। पूर्वी हिंदी की बोलियां
अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई? पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई? पूर्वी हिंदी अपन पढ़ते हैं दोस्तों आ, वा, है ना, और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बताना है। तो 34 में आपका बिल्कुल सही चयन किया है आपने कि सर पूर्वी हिंदी की बात करोगे तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी, बिहारी हिंदी मागधी, है ना दोस्तों, सौर सैनी से निकली पश्चिमी हिंदी और पैसाची से लिखनी पंजाबी और लहंदा, है ना। तो इस प्रकार से याद रखना, मागधी से बिहारी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, पैसाची से पंजाबी और लहंदा। तब आपका राइट आंसर होगा अर्धमागधी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? 35 का आंसर चयन करना है और उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, वाक्य विज्ञान। किसमें होता है? वाक्य विज्ञान, यानी कि उत्तर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपने जो सी चयन किया है वो बिल्कुल सही है, वाक्य विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई? पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई? लौकिक संस्कृत से, पुरानी हिंदी, सौर सैनी या फिर वैदिक संस्कृत से? यानी कि 36 का आंसर चयन करना है दोस्तों, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं, ये आपको चयन करना है ना। विमलेश जी, राजेश कुमार जी, है ना, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? रेक्स उत्तर होगा। बोले सर कि लौकिक संस्कृत काट दो, पुरानी हिंदी, सौर सैनी काट दो, उत्तर लगा दो वैदिक संस्कृत। पाली प्राकृत भाषाएं ये निकली कहां से? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 36 में आपने चयन किया है। बोले सर सी नंबर में टिक लगा दो, मैंने सी में टिक लगा दिया और उत्तर आपका हो जाएगा सी, है ना, ए डी, वैदिक संस्कृत। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? 37 में भाषा के संदर्भ में दोस्तों महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था, ये आपको उत्तर बताना है। और भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों हिंदुस्तानी। किसका किया था? हिंदुस्तानी, और उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर वी आपने चयन किया तो उत्तर भी आपका बी नंबर है। महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? तो वो किया था हिंदुस्तानी का। ठीक है, नेक्स्ट, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? सरल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मस्ती वाला क्वेश्चन है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी, कोरबी, मगही या फिर दोस्तों बघेली? खड़ी बोली का दूसरा नाम आपको बताना 38 में, और 38 में बिल्कुल सही आंसर बताया आपको उसने, हेना जी ने, हेमलता, गीता जी। उत्तर जो आपका है वो है क्या? कोरबी। कोरबी यानी बी नंबर। ठीक है, बी आपने टिक किया, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? वस्ती, बाराबांकी, बहराइच या फिर अयोध्या? अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या माना जाता है? अवधी, है ना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की मानी जाती है दोस्तों, पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और उत्तर आपका हो जाएगा 39 में। 39 में क्या हो जाएगा? अयोध्या। अवधी बोली का केंद्र माना जाता है अयोध्या। अयोध्या यानी कि डी नंबर, अयोध्या बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये डी नंबर, है ना। अब आपको बताओ, खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी, खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में भी होता है? खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में भी होता है? शुद्ध के अर्थ में, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में, या फिर लोक गीतों की भाषा के अर्थ में? तो ऐप डाउनलोड किस किस ने नहीं किया दोस्तों? ऐप डाउनलोड सभी लोग कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, जहां पर आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं और 40 का आंसर
41 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक बोली के अर्थ में, और बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम कवि कौन है, प्रथम लेखक कौन है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन है? तो कौन है? अंश जी, पूनम जी। 41 अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? और 41 का आंसर, 41 में आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ए नंबर सही है। 41 में अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक जो माने जाते हैं, वो माने जाते हैं कौन? आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, जो अधिकांश लोगों ने सही लगाया। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? दोस्तों आपको पता होगा, राम कुमार वर्मा ने संधि काल के दौरान जैन और सिद्ध साहित्य को रखा था। और दोस्तों है ना, स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि भी माना, स्वयंभू को, है ना। और अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो यहाँ पर 42 का आंसर आपने चयन किया है। अपभ्रंश के प्रथम कवि थे कौन? स्वयंभू। कौन थे? स्वयंभू, यानी कि बी नंबर। इनका इन्होंने महाकाव्य एक लिखा है दोस्तों, पयोम चरियु एक महाकाव्य इन्होंने लिखा है। किसने? स्वयंभू ने, है ना। ये याद रखना। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 43 का आंसर। 43 में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? मुकेश जी, प्रमिला, सुबी गुप्ता, राकेश जी। प्रश्न क्रमांक 43 में आपको चयन करना। और राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, यानी कि 43 का आंसर। और 43 में आपका बिल्कुल सही आंसर आपने चयन किया है कि बोले सर राजभाषा आयोग की राजभाषा अधिनियम की बात करोगे। अधिनियम बना था सन 1963, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? सन 1960 में, सन 1967, 65 या फिर 1969 में? राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, 44 का उत्तर बताना है। और दोस्तों राजभाषा अधिनियम पारित हुआ 1964 में। इसमें जो संशोधन हुआ, वो संशोधन हुआ था कब? 1965, सन 1965 में, यानी कि उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 1965 में। 64 में बना था, 65 में क्या हो जाएगा? अधिवेशन में संशोधन हो जाएगा। और उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, उसमें कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 5, 11, 21 या फिर 7? सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, उसमें कितने सदस्य थे? और 45 का आंसर आपको चयन करना है। और 45 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी, उसमें कितने सदस्य थे? और 45 में आपसे पूछा गया तो उसमें सदस्य थे दोस्तों कितने? 21, यानी कि 21, है ना। 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी, उसमें थे कितने? 21 सदस्य थे। ठीक है, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें दोस्तों। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पर समास आपको बतलाना है, क्योंकि संधि और समास ऐसी चीज है हिंदी की, कहीं भी हिंदी पूछी जाए तो ये दो चीजें तो पूछी जाती हैं और कम से कम 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपके लिए वो छांट करके लाते हैं जो परीक्षाओं में आने की उम्मीद है। तो शुरुआत कर लेते हैं। पथभ्रष्ट कौन सा समास हो जाएगा, इसमें जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो हो जाएगा, आपको भी कमेंट में उत्तर देना है। पथ से भ्रष्ट तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तृतीया तो नहीं, शायद तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट। अष्टाध्यायी, पहले भी जो हमने प्रैक्टिस सेट पढ़ाए थे, लगभग 40 प्रैक्टिस सेट हमारे अपलोड हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप देखिएगा हिंदी के। तो उसमें एक आया था अष्टाध्यायी। अब जिनने पढ़ा होगा तो जल्दी से बता दें कौन सा समास है। तो इसका विग्रह हो जाएगा 8 अध्यायों का समूह, और जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, समाहार अर्थ हो, समूह अर्थ हो, तो वहां पर द्विगु समास होता है। ऐसा हमने आपको क्लास में पढ़ाया था। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है दोस्तों, जल्दी से बता दें। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? जल्दी से बता दें क्या कहलाता है।
कोई भी कानून का रूप देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या कहते हैं, विधेयक लाया जाता है। पर नहीं बोलते विधेयक आ गया तो विधेयक। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? रस से संबंधित प्रश्न है, काव्य शास्त्र को भी कवर कर रहे हैं तो रस से संबंधित है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। कठिन और सरल दोनों प्रकार के प्रश्नों का इसमें मिश्रण है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी से बता दें कौन पहले उत्तर देता है सही। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, चौपाई चरण के प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। तेरी बरछीने बरछीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछीने बरछीने। ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ दोनों बार अलग अलग हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक। ठीक है। आगे देखें, कवि एवं रचनाओं से प्रश्न है। कुछ बीच बीच में ऐसे प्रश्न रहते जो आपके सिलेबस के नहीं है, उनको हम अलग कर देते हैं और जो आपके सिलेबस के होते वो हम लेकर के छांट करके आ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, कवि रचनाओं से संबंधित प्रश्न है, रचनाएं पूछ लेता है। तो जल्दी से बता दें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा है? हाँ बिल्कुल, चिंतामणि है। ठीक है। गद्य पद्य भी पूछते तो इन्हीं की किसी रचना में से उठा के पूछ लेगा और बोल देगा ये किसकी है रचना, वो आ जाते हैं। आदिकाल की रचना है, निम्न में से आदिकाल की रचना कौन है? बिल्कुल सही, खुमान रासो आदिकाल की रचना है। ठीक है। किसने लिखी? यदि आपको पता हो उत्तर तो कमेंट में बताइए। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो दोस्तों बता दें कि 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? अमृत राय को। तो क्लियर हो गया, लेकिन किस कृति के लिए मिला था? तो वो था प्रेमचंद जी की उन्हें जीवनी लिखी थी जिसके नाम था कलम का सिपाही नाम से। ठीक है। तो प्रेमचंद कलम का सिपाही, प्रेमचंद जी की जीवनी किन्होंने लिखी? उनने लिखी थी, क्या बोलते हैं, अमृत राय जी ने। ठीक है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो सबको पता है, चंद्रवरदाई जी की रचना है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, सूरदास किसकी रचना है? कई बार पूछा गया, महत्वपूर्ण है और कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सूरदास किसकी रचना है? सूरदास कवि अलग हुए लेकिन एक सूरसागर किसकी रचना है? जल्दी से बता दीजिए, सूरसागर। अब सूर लगा है तो यहां पर भी सूरदास का उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे ही और भी अभी पूरे अपन प्रश्न कंप्लीट करते हैं। दोस्तों कुल 30 प्रश्न हमें लेने हैं तो जो आपके महत्वपूर्ण रहते हैं हम अलग अलग पीडीएम से उठा लेते हैं। चलिए, 8 कनौजियां 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का आपको अर्थ बतलाना है। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, 8 कनौजिया 9 चूल्हे अलगाव की स्थिति। ठीक है। 8 कनौजिया है 9 चूल्हे हैं तो क्या मतलब? गौशाला में कौन सा समास है? समास बहुत महत्वपूर्ण है तो आपको बता दें, गाय के लिए शाला उसको क्या बोलते हैं? गौशाला। तो तत्पुरुष हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष। किस रस को रसराज कहा जाता है? वेरी वेरी IMP हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आपको बता दें कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। आगे देखते हैं, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? गण कितने होते हैं छंद से संबंधित जो हैं? कौन बताएगा? बिल्कुल सही, 7 होते हैं गण। ठीक है। यमाता राजभान सरगा बोलते ना, यगण तगण मगण जगण भगण। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जल्दी से बता दीजिए। हाँ यमक अलंकार है। यहाँ मनुष्य का क्या अर्थ? एक तो वही मनुष्य है जो मनुष्य मतलब मानवता के लिए, मनुष्यत्व के लिए मरे, ऐसा। कुमार संभवम के रचयिता कौन है? जल्दी से बता दीजिए। कुमार संभव महाकाव्य है और इसकी जो रचना की थी, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। तो हमारे स्टूडेंट जो चैनल से पहले से सब्सक्राइब किए हैं उन्हें तो पता ही होगा, कालिदास, क्योंकि हम ट्रिक से कालिदास की रचनाएं पढ़ा चुके हैं। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? स्कंदगुप्त नाटक, हाँ बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी का है स्कंदगुप्त। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? जल्दी से पहचान लीजिए। बिल्कुल सही, तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। अंधायोग किसकी रचना है? अंधायोग,
अंधायोग धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठीक है, आगे भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत सरल भी है। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इस प्रकार से हमने यदि आपको नियम पता होगा तो आप आराम से लगा लेंगे कि ई ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो अनुधन ईषण से क्या बन जाएगा? अन्वीषण। ठीक है, ऊ को क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा, ना आधा बचेगा। तो इस प्रकार से अन्वीषण बनता है। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा कर रहे हैं निरंतर। रंग भवन। ठीक है, तो नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। रंग भवन, अब इसके सबसे उपयुक्त अर्थ आपको चुनना है। तो रंगा हुआ भवन, रंग बनाने का कारखाना, नाट्यगृह या रंगेलियां मनाने का स्थान। तो आपको बता दें नाट्यगृह को क्या कहते हैं? रंग भवन कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे उपयुक्त यही है इसका अर्थ। प्रतिघात, प्रतिघात के लिए सबसे उपयुक्त चुनिए, क्या होगा भैया? प्रतिघात। तो आपको बता दें कि प्रतिघात मतलब कोई अपना घात करे तो अपन उसके बदले उसका घात कर दें। प्रतिघात मतलब चोट के बदले चोट। ठीक, किसी ने एक मारा तो एक उसने मार दिए सामने वाले ने, ये क्या हो गया? प्रतिघात एक प्रकार से। त्रिकालज्ञ। ठीक है, त्रिकालज्ञ मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञा मतलब तो होता है जानने वाला, तो त्रिकाल मतलब जो तीनों काल को जानता है उसको क्या कहते हैं? उसको सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है। इस प्रकार से सर्वज्ञ हो जाएगा त्रिकालज्ञ का। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, अब शुद्ध वाक्य देखिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, एक एक कमेंट में जल्दी उत्तर बताइएगा। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर 4 ये हैं, तो हम आपको जल्दी से देख करके उत्तर बताते जा रहे हैं। प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। ठीक है, 30 का हो जाएगा। प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। अब यहाँ पर दिया है प्रत्येक को 2-2 पुस्तकें दीजिए। 2-2 अलग कहने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक को 2 मतलब समझ जाएंगे, एक एक को दे रहे हैं, 2-2 देना है। हर एक को 2-2, अब हर एक और फिर 2-2 तो वो भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति, अब व्यक्ति बोलने की जरूरत नहीं, प्रत्येक जो है व्यक्ति को देगा और किसी को देने वाले नहीं है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखें 31, तो उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय नहीं होता, शक भी नहीं होता, आशा भी नहीं होती, हाँ आशंका जरूर होती, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखें, जो शब्द 2 वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या हैं? जल्दी से बता दें क्या हैं? तो जो वाक्यांशों शब्दों को जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द हैं। ठीक है, समुच्चय मतलब ये होता है जुड़ना। जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तुम पहले बता चुके कि भाई उपसर्ग हैं वो शब्द के पहले जुड़ते हैं। ठीक है, ये उत्तर हो गया। प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। संधि 2 वर्णों के बीच में होती है। ऐसे आप लगा सकते हैं। नाक का बाल होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक का बाल होना, जल्दी से बता दीजिए मुहावरे का अर्थ। नाक का बाल मतलब अधिक प्रिय होना। बैठे से बेगार भली, कहावत का सही अर्थ है कि बैठे से बेगार भली, आपने सुनी होगी कहावत। तो निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा है, फालतू बैठे से अच्छा खुद थोड़ी लाभ हो जाए। ठीक है, शरणार्थी के लिए अंग्रेजी शब्द रूप होगा। शरणार्थी जल्दी बता दें, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा सी, फुगेटिव। ठीक है, आगे बंदर का तत्सम है बंदर, तो बंदर को कहते हैं बानर। ठीक है, तत्सम तद्भव। तत्सम पूछ रहे नहीं तो पर्यायवाची सोच के कपि या मरकटे लगाया हो। याद रखिएगा क्या पूछा है। कमल के समान नयन में कौन सा समास है? कमल के समान नयन में कौन सा समास है? तो आपको बता दें उपमान उपमेय भाव है। कमल नयन यहाँ पर जो इसका बन जाएगा कमल नयन। ठीक है, तो नयन मतलब आंखों की उपमा किससे की गई है? कमल के। उपमान उपमेय भाव है तो कर्मधारय समास है। ट्रिक हमने अपने चैनल टॉप 50 स्टडी पर संधि समास की पढ़ाई है, आप जा करके सर्च करके जरूर देख लें। जो युद्ध में स्थिर होता है उसे कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहते हैं? तो युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर मतलब युधिष्ठिर, कई बार पूछा गया। जो व्याकरण जानता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्याकरण को जानने वाला, मतलब वैयाकरण। ठीक है, वैयाकरण कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया। सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हो, आगे देखना, देखेंगे ही आपको पेपर में।
आप हमारे हिंदी साहित्य के जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आप एक बार जा कर के प्लेलिस्ट में जाएं चैनल की और ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न ना छूटे। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो शब्द के बाद में लगते हैं। अभी बताया था पहले, अब पूछ रहे हैं बाद में, तो उसी के साथ हमने आपको बता ही दिया था। तो जो अव्यय वाक्य लेकिन लगेंगे, हाँ कोई वो नहीं लग रहा, शब्द नहीं लग रहा, अब यहाँ अव्यय वाक्य किसी शब्द के बाद में लगकर विशेष बल प्रदान करें, उनको कहते हैं निपात। याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई? कई बार पूछा गया। अतुकांत शैली में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आपको बता दें प्रेम पथिक। ठीक है, जो प्रेम का पथ हो जाता है फिर उसका कोई तुक नहीं रहता, वो इधर उधर मतलब घूमता है। अतुकांत ऐसे आप याद रख लेंगे, याद करने के लिए ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? जल्दी से बता दें, प्रेमचंद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? कायाकल्प है, रंगभूमि इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, प्रेमाश्रय है, हाँ जय पराजय नहीं है। ठीक है, बी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? जल्दी से बता दें, तो कबीरदास जी थे संत काव्य धारा। ठीक है, निर्गुण के काव्य के अंतर्गत जो संत काव्य धारा थी उसके कवि थे कौन? कबीरदास जी। ये सब एक प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले परीक्षाओं वाले प्रश्न हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न को याद करिए, ध्यान से समझिए, पढ़िए, क्योंकि पहले भी हम बहुत सारे वीडियो लाए हैं और आगे भी ऐसे हिंदी व्याकरण, जिसमें इसी में देखना आप संधि, समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण शब्द सब आ गए इन क्वेश्चनों में। और इसी के बाद आपको बता दें कि रचनाएं भी आ गई, प्रमुख विशेषताएं भी आ गई हैं, और काव्य शास्त्र भी आ गया, रस, छंद, अलंकार, ऐसे हर चीज़ आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलती है। ये हम लेकर के आते रहते हैं, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लाइक करेंगे तो हम और ऐसे वीडियो लाने का बिल्कुल प्रयत्न करते हैं कि दोस्त इतना पसंद कर रहे हैं तो हमें और ऐसे वीडियो, ऐसे प्रश्न लाना चाहिए। तो आपको यदि प्रश्न पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कर लेना। चले अगला देखें, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? देखो हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये सब आपने पढ़ी होंगी, बिहारी हिंदी, ये सब पढ़ लेना है। बोलियां जो है ना हिंदी की, ये जरूर पढ़ लेना, इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे पूछा है कि पश्चिमी हिंदी की कौन के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो आपको बता दें जो मेवाती है और मगही, बघेली, यहाँ जो बोल रहे हैं तो मेवाती तो आती नहीं है, तो राजस्थानी के अंतर्गत आ जाएगी। बघेली और मगही भी नहीं आती। हाँ, कन्नौजी जो है वह पश्चिमी के अंतर्गत आती है। तो कौन सा उत्तर इसका ठीक हो जाएगा? कन्नौजी, जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऐसे आप वीडियो शुरू करते हैं। दानवीर में कौन सा समास है? अब दानवीर शब्द की यदि हम व्याख्या करें तो अर्थ निकलेगा दान में वीर। अब मैं क्या है? सप्तमी तत्पुरुष। मैं किस में आता है? सप्तमी तत्पुरुष में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि संबंध तत्पुरुष। संबंध होता है ना, सॉरी, संबंध की जगह अपन लगा लें अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में आता ना मैं पेपर, तो दान में वीर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, डी उसका उत्तर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द पहचानने के लिए आपको उच्चारण शुद्ध आना चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखे गए हैं क्या? आयोजित। अब आयोजित सही कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर लिखा है। अब उच्चारण करके देख लिया करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि पिछले वीडियो आपने ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, और क्रम से आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? कल्पना। ठीक है, एक होता है कल्पना और एक होता है यथार्थ या वास्तविक। अब दो तो आपको सही, तो एक वो असली, ये तो होंगे नहीं। अब दो में से कन्फ्यूजन होगी। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कल्पना। कल्पना मतलब एक है कल्पना और एक है यथार्थ। ठीक है, तो यथार्थ ज़्यादा इसके लिए ठीक हो रहा है, तो कल्पना का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? यथार्थ हो जाएगा। अगला है तरी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? कमेंट में आप जरूर उत्तर लिखते जाएं हमारे बताने से पहले, और वीडियो को लाइक कर दें। तो तरी शब्द का पर्यायवाची आपको बता देंगी। तरी शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा नौका, नाव।
ठीक है। तरी कैसे याद रखेंगे, तरी क्यों है, क्योंकि नाव हमें क्या करती, तारती है, इस पार से उस पार ले जाती है। आगे देखते हैं, आंख शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ क्या पूछ रहे, नहीं है, नहीं तो क्या आंख शब्द का पर्यायवाची, लोग कहते हैं अरे आंख का पर्यायवाची पहले ही दिया है, बिल्कुल चक्षु लगा कर के आगे बढ़ जाते, गलती मत करना पेपर में। यहाँ पूछ रहे नहीं है, तो आंख का चक्षु तो है, लोचन भी है, अक्षी भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा धात्री। धात्री नहीं है, बाकी अक्षी मतलब भी आंख, लोचन मतलब भी और चक्षु मतलब भी क्या है, आंख है। पर्यायवाची याद करने की ट्रिक हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, चैनल पे देख लें। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, सांप का, तो आपको बता दें कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। सांप के यदि आपने पर्यायवाची पढ़े होंगे तो हरी, हरी भी कहते हैं सांप को, सारंग भी कहते हैं, खग नहीं कहते, खग तो पक्षी को कहते हैं, खग किसको कहते हैं, पक्षी को, याद रखिएगा। तो सांप शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है, खग नहीं है। खा मतलब होता है आकाश और गा मतलब होता है गमन करने वाला, तो आकाश में गमन करने वाला अर्थात पक्षी होता है, याद रखिएगा। हरी भी है सांप का पर्यायवाची, सारंग भी और भोगी भी है, ये सब सांप के पर्यायवाची हैं। एक प्रश्न में कई प्रश्न कवर करने हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है, कई बार पूछा गया, मैंने देखा परीक्षाओं में कि रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको बतला दें कि रिक्शा जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आगे भी आप तक लेकर के आने हैं। टोटल हमारा लक्ष्य है कि 1000 प्रश्न आपको ऐसे हिंदी व्याकरण के ले आएँ और काव्य शास्त्र की आप इनको पढ़ लें, फिर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आस्तिक संक्षिप्तीकरण है, आस्तिक संक्षिप्तीकरण है किसका है, तो ईश्वर के प्रति आस्थावान, वह कौन कहलाता है, आस्तिक कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, मैंने आपको बताया था का से लेकर के माँ तक, मतलब कचट तक पूरे का, खा गा घा हिंगा चाचा जा जा यहाँ, ये सब क्या कहलाते हैं, 25 वर्ण होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा वो वर्ण है जो आता है, तो आपको पता है चा वर्ग में आता है, छा, चा छा, तो छा क्या हो जाएगा, स्पर्शी व्यंजन हो जाए। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो आपने देखना कि जैसे छा, तो जीभ जो है वह ऊपर तालू से टकरा रही है, स्पर्श कर रही है, इसलिए वह क्या है, स्पर्शी व्यंजन है, याद रखिएगा। 35वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम हम पहले भी बता चुके हैं कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए लेकिन वैसे ही उच्चारित होते हैं, लिखे जाते हैं जैसे संस्कृत में थे, उनको तत्सम कहते हैं, और जो बदल जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो तत्सम आम्र, ठीक है, आम्र क्या है यहाँ पर, तत्सम है, आम के लिए क्या कहते हैं, आम्र, ठीक है। आँख, तो आँख का तत्सम हो जाएगा अक्षी, ठीक है, जो अभी आया था। आंसू का होता है अश्रु, ऐसे होते हैं अलग अलग, लेकिन अपन को यहाँ पर बतलाना है कि तत्सम आम्र है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। यदि प्रश्न पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, अन्य लोगों तक पहुँचे। तो अब तद्भव बतलाना है। अब देखिए, तद्भव शब्द की आपको बात बतला दें तो इनमें से जो तद्भव शब्द पूछा गया, कोआ, ये तो तद्भव है भैया, कोआ, तो कुत्ता भी तद्भव है क्योंकि स्वान बोलते, कोयल भी तद्भव है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द ही हैं, इसमें तत्सम नहीं है। आगे, का उच्चारण स्थान है, ठीक है, का कंठ, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आप बोल के भी देखेंगे ना, का, तो सीधे कंठ से आवाज़ निकल रही, जीभ कहीं नहीं टकरा रही है, ठीक है, का सीधे कंठ से, तो का क्या हो जाएगा, कंठ। हमने पूरा बताया भी था, का वर्ग होता है वह पूरा कंठ से ही उच्चारित होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग यदि अपन को सोचना है तो सबसे पहले एक बार तो शब्द का बोलना आना चाहिए और उसका प्रयोग करना आना चाहिए कि हमें शब्द का प्रयोग कैसे और कहाँ पर करते हैं। पहला दिया है आय, अपन क्या कहते हैं भैया, आपकी आय अच्छी है। अब अच्छी जब कह दिया तो पुल्लिंग, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें तो हो नहीं सकता, ठीक है। आँख, तुम्हारी आँखें अच्छी हैं, अच्छी भी स्त्रीलिंग में आ गया। आदत, आपकी आदत अच्छी है या आपकी आदत अच्छा है, तो बोलते नहीं, अच्छी बोलते, हाँ। आलस्य नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलस्य, यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी तो अपन को स्त्रीलिंग दिखाई ही दे रहा है अलग से।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऐसे ही आप क्या वाक्य बना लिया करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पक्षी, पक्षी उड़ता है, ठीक है, उड़ता है जब, तो भाई ये तो फिर स्त्रीलिंग हो ही नहीं सकता, उड़ती होना चाहिए। केकड़ा भागता है, चकोर खाता है, नहीं हुआ। गिलहरी, हाँ गिलहरी खाती है, ऐसा बना सकते हैं, तो खाती आ गया, स्त्रीलिंग आ गया, तो क्या हो जाएगा? गिलहरी कैसा है? स्त्रीलिंग। ऐसी कई ट्रिकें हम आपको पढ़ाने के समय बताते हैं। आप तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी और जा करके सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। निरंतर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है, ठीक है, क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय क्या है? शब्दों के बाद जुड़ते हैं प्रत्यय, ये तो आपको पता है। तो आपको बता दें, छत्र में ईय प्रत्यय लगने से क्या बनता है? क्षत्रिय शब्द बनता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ईय प्रत्यय हो जाएगा। है लखनऊ में, जल्दी से बताइए साहब क्या है? लखनऊ शब्द में प्रत्यय, तो आपको बता दें कि लखनऊ शब्द में, लख शब्द में नऊ जोड़ने पर क्या बन जाएगा? लखनऊ। इस प्रकार से उसको बना सकते हैं। और यदि लखनवी हो जाता है यहाँ पर, तो फिर ई प्रत्यय वहाँ पर कर देते, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? कनक कनक ते सौगुनी वाला तो आपने श्लोक सुना ही होगा। तो यहाँ पे पूछ रहे कनक का अर्थ क्या नहीं है? तो कनक का अर्थ सोना है, धतूरा है, दो तो अपन कनक कनक वाले उससे समझ में आ जाता। अब आपको चुनना है चंद्रमा और नाग केसर। तो आपको बता दें चंद्रमा नहीं है कनक का अर्थ, नाग केसर तो है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। बाकी कनक के अर्थ क्या है? एक सोना है, एक नाग केसर, एक धतूरा है, ये 3 अर्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है? चुनाव में नेता लोग कैसा बहा देते हैं कि नहीं रिश्वत देने में? तो पानी का अर्थ क्या है? पानी मतलब व्यर्थ, जैसे पानी लोग व्यर्थ बहाते ना, उसके महत्व को नहीं समझते, ऐसे ही रुपया बहाते हैं वो लोग, तो व्यर्थ हो जाएगा वहाँ पर। आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? ठीक है, संज्ञा विशेषण, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके हम अलग अलग वीडियो आपको सिलेबस के अनुसार, कुछ आ गए हैं, कुछ लेकर के आएंगे, ठीक है। तो निरंतर आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। अब आप भले आए, इसमें भले क्या शब्द है? भले बतलाना है तो आपको बता दें कि भले आए, आए मतलब क्रिया के पहले लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। एक क्रिया की विशेषता बतला रही, कैसे आए, आना क्या है? क्रिया, लेकिन कैसे आए? भले आए, भले मतलब अच्छे आए, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा ये भले, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आयन, ठीक है, एक नारायण शब्द दिया है यहाँ पर, ऋतुयन दिया है, पंडितायन दिया है और धनायन। तो आपको सही उत्तर बतलाना, तो आपको बता दें नारायण, ठीक है। या पहले है, इसी ना का क्या हो जाएगा? ना, याद रखिएगा। रामायण भी एक शब्द है जिसमें ना का ला हुआ है, मूल तो रामायण है, मूल क्या है? रामायण, लेकिन ना को ड़ा हो गया या पहले आने से, तो ऐसे ही यहाँ पर नारायण, ये क्या है? आयन प्रत्यय। नहीं तो आप बोले यहाँ तो ना है और यहाँ ना है, तो कैसे? तो ये व्यंजन संधि के जब आप पढ़ेंगे तो उदाहरण से आप समझ में आ जाएगा आपको। आगे देखें, किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? होगा, वैभव जो है वह क्षणिक होता है, स्थिर नहीं होता। तो कौन सी लोकोक्ति के अनुसार यह कहा गया है? सांच को आँच नहीं, ये नहीं। अधर गगरी छलकत जाए, ये भी नहीं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये भी नहीं उतना परफेक्ट बैठ रहा। डी देखें, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, मतलब 4 दिन की चांदनी होती फिर तो अंधियारी रात आती है। मतलब अपन नहीं कहते भी ये बहुत ज़्यादा वैभव है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है, तो यही हो जाएगा डी। आगे, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत कठिन कार्य होना नहीं, असंभव बड़ी शर्त नहीं। हाँ, ये चौथे नंबर पे दिख रहा है, मिलकर काम करने से कार्य, कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, ठीक है। क्या था कि 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ,
मिलकर के काम करते हैं तो बड़ा काम भी आसान हो जाता है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? ये तो सब पे बनना ही चाहिए। यदि आप हिंदी व्याकरण साहित्य पढ़ रहे हैं तो आपको बता दें कि काव्य में 9 रस माने जाते हैं। मेला आंचल कई बार पूछा गया है, किसका उपन्यास है? मेला आंचल किसका उपन्यास है? तो आपको बता दें फणीश्वर नाथ रेणु जी का आंचल है मेला आंचल। ठीक है, तो रेणु जी का आंचल, फिर मेला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर दास जी रेणु जी का। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।